कर दराज बांध। तो चलिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग गुड, एक्सलेंट एट होम, खैर आफियत से होंगे। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो इस वेपर प्रेशर को आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर ऑल अबाउट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जानने की कोशिश करते हैं बेटा व्हाट इज अ वेपर प्रेशर। तो पेन डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर। अब देखिएगा बेटा, हम सबसे पहले बेटा वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। चलिए मान के चलिएगा बेटा, मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने कोई लिक्विड रखा। ठीक है बेटा, दिस इज द लिक्विड। ठीक है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स में बेटा बना रहा हूं सरफेस पे बेटा, दीज मॉलिक्यूल्स दे आर नोन एज सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दीज आर सरफेस मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स बेटा इस लिक्विड के अंदर होंगे, जो बल्क में होंगे, दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बल्क मॉलिक्यूल्स। दे आर नोन एज बल्क मॉलिक्यूल्स। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं इस सिस्टम बेटा क्लोज्ड सिस्टम करता हूं बेटा, अगर मैं इस सिस्टम को बेटा ऊपर से क्लोज करता हूं, लिसन व्हाट विल हैपन बेटा, जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। इनकी काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू द बल्क मॉलिक्यूल ज्यादा होती है। इनका एनवायरनमेंट इन कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है। जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, दे आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल बेटा बल्क में होगा दैट विल बी एक्टेड अपॉन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा, इसका अट्रैक्शन खाली डाउनवर्ड्स होगा या इस साइड से होगा, ऊपर साइड से बेटा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। मींस द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इस लिक्विड लेयर के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, दे हैव द एक्सेस एनर्जी, इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। एंड दीज मॉलिक्यूल्स हैव द एस्केपिंग टेंडेंसी। व्हाट डज एस्केपिंग टेंडेंसी मीन? मीन्स ये इस लिक्विड फेज से किस में चले जाएंगे बेटा, इस गैस फेज में। आर यू गेटिंग मी बेटा? ये लिक्विड फेज से चले जाएंगे बेटा इस गैस फेज में। अब एक ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपका जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो लिक्विड फेज से चला जाएगा गैस फेज में, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। बहुत आसान केमिस्ट्री बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अब ध्यान से समझना बेटा, ये मेरा कौन सा फेज है, ये मेरा कौन सा फेज है? दिस इज माई लिक्विड फेज। ये मेरा बेटा लिक्विड फेज है। और ये कौन सा फेज है? दिस इज माई वेपर फेज, या बेटा आपका गैस फेज। दिस इज माई वेपर फेज और गैस फेज। अब देखो बेटा, इवेपोरेशन की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? जो इस लिक्विड लेयर की जो हाइट है, ध्यान से समझना, वो हाइट बेटा डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स सरफेस से बेटा वेपर फेज में चले जाते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट जो इस गैस फेज में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। दो चीजें आप याद रखिएगा, इवेपोरेशन की वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द हाइट ऑफ द लिक्विड लेयर वो बेटा डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स इन द वेपर फेज वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। साथ साथ में बेटा हमें पता है जो ये वेपर्स होंगे या जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे आर इन रैंडम मोशन। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन ये आपस में कोलाइड हो सकते हैं। जो ही ये
गैस की वेपर्स या सिंपली बेटा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट वाटर की जो ये वेपर्स है, जब ये आपस में कोलाइड हो जाएंगे, ये फिर से कंडेंस हो जाएंगे और वापस किस फेज में जाएंगे बेटा? लिक्विड फेज में। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, जो ये लिक्विड, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये सरफेस लेयर को सिट्राई कर सकते हैं और अगेन बेटा ये कंडेंस हो जाएंगे। ये किस फेज में जाएंगे? दे विल मूव इनटू द लिक्विड फेज। और इस रिवर्स प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं ना कंडेंसेशन। इट्स नोन एज कंडेंसेशन। मींस अगर बेटा मैं एक सिस्टम लेता हूं, उस सिस्टम में मैंने कोई वोलेटाइल लिक्विड रखा, मैंने इस सिस्टम को बेटा क्लोज किया, दो साइमल्टेनियस प्रोसेसेस होती है, इवेपोरेशन भी हो जाता है और आपका कंडेंसेशन भी हो जाता है। आप देखिएगा बेटा इनिशियली बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन का अलग मैग्नीट्यूड होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन का अलग मैग्नीट्यूड होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा ना, व्हेन, ध्यान से समझना बेटा, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर आएगा? व्हेन इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस स्टेज पे हम ये कहेंगे जो हमारा ये सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम किस में होगा? ये सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम में होगा। इस सिस्टम में बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, आपका इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, बट डिफरेंट रेट से। अब एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टाइम कैन आई से लाइक दिस, जो मेरा ये सिस्टम होगा, दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा बेटा, अगर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मींस जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में चले जाते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस से किस में आते हैं? वापिस लिक्विड फेज में। एट इक्विलिब्रियम व्हाट आर द थ्री ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स? तीन ऑब्जर्वेबल पैरामीटर्स होंगे। नंबर वन पॉइंट बेटा, जो हाइट ऑफ द लिक्विड लेयर है, हाइट ऑफ द लिक्विड लेयर, ये बेटा कांस्टेंट रहेगी। आर यू गेटिंग मी? वाई कांस्टेंट? बिकॉज जितने मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स किस में आ रहे हैं? वापिस लिक्विड फेज में। और सेकंड पॉइंट, पहला मैंने लिखा बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहला पॉइंट मैं लिखते जा रहा हूं बेटा, पहला पॉइंट इक्विलिब्रियम पे बेटा, हाइट ऑफ लेयर, हाइट ऑफ लिक्विड लेयर दैट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट। वो बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट बेटा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर्स होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा, किस फेज में? इन द वेपर फेज, वो भी बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। मींस एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स इन द वेपर फेज। सेकंड पॉइंट में क्या लिखते जाऊंगा बेटा? सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखना, वी हैव द कांस्टेंट concentration of vapors in the vapor phase, ठीक है बेटा। दो कंडीशंस मैंने इक्विलिब्रियम में बता दी, तीन कंडीशंस मैंने बता दी। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। सेकंड पॉइंट बेटा, इस लिक्विड कॉलम का या इस लिक्विड जो फेज है बेटा, इसका हाइट कांस्टेंट रहेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट्स गोइंग टू हैपन इज वेरी सिंपल, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स होगा वेपर फेज में, वो भी कांस्टेंट रहेगा। आप याद रखो बेटा, मींस जो हमारा सिस्टम होगा, दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। इस कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे या इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो ये गैस के वेपर्स है, उनका एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होगा। वो फिक्स्ड कंसंट्रेशन वेपर्स का कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ओवर द लिक्विड, दैट्स व्हाट वी कॉल एज वेपर प्रेशर। आर यू गेटिंग मी? तो लिखते जाइएगा बेटा वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ध्यान से समझना बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है ना बेटा, ओवर द
लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम इज नोन एज बेटा वेपर प्रेशर। ये आपका वेपर प्रेशर है। मगर वेपर प्रेशर को हम मेजर करते हैं किस कंडीशन पे बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ वेपर्स इन द वेपर फेज। सो कैन आई राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है बेटा? वेपर प्रेशर को, द प्रेशर exerted by the vapors over the liquid in equilibrium with the liquid is known as vapor pressure, ठीक है बेटा? is known as vapor pressure। और इस वेपर प्रेशर को बेटा हम कब मेजर करते हैं? जब हमारा सिस्टम किस में होगा बेटा? when the system is in equilibrium। what does this concept mean? सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। याद रखिएगा बेटा, जब हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन वो किसके बराबर होगा बेटा? रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है बेटा? when rate of evaporation is equal to rate of condensation। सेकंड बेहतरीन पॉइंट बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, when there is the constant composition of vapors in the vapor phase। और थर्ड पॉइंट बेटा, when the height of the liquid layer height is constant। इस कंडीशन पे बेटा जो किसी भी लिक्विड के वेपर्स है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा? सो दिस वाज ऑल अबाउट वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा? चलिए यहां पे बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल मान के चलिएगा बेटा, मैंने एक कंटेनर लिया, ध्यान से समझ दो बेटा। इस कंटेनर में यहां पे बेटा समझिए बात बेटा, वेरी वेरी सिंपल। यहां पे बेटा ये गैस के सरफेस मॉलिक्यूल, लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स है। दीज सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव द एक्सेस एनर्जी देन द बल्क मॉलिक्यूल्स। आर यू गेटिंग मी? वाई रीजन क्या है बेटा? इनका एनर्जी क्यों ज्यादा होता है in comparison to the bulk molecules? because they are in a different sort of environment, ठीक है बेटा? they are acted upon by residual forces, they are acted upon by unbalanced forces, they have unsatisfied valencies, जिसकी वजह से इनका बेटा इनका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब इनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, मेक श्योर ये लिक्विड क्या है? वोलेटाइल लिक्विड। अब यही मॉलिक्यूल्स बेटा किस फेज में चले जाएंगे? ध्यान से समझना, ये चले जाएंगे गैस फेज में। तो ये आपके वेपर्स है, ठीक है बेटा? दीज आर द वेपर्स, ऐसा मैंने बनाया था, ठीक है बेटा? तो ये आपका बेटा वेपर फेज है, दिस इज वेपर फेज, और ये आपका बेटा लिक्विड फेज है, ठीक है बेटा? दिस लिक्विड फेज। ये आपका प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है, और बैकवर्ड प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है? फिर एक स्टेज आ जाता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर होगा, उस कंडीशन पे एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होगा वेपर्स का। किस फेज में? वेपर फेज में। वो फिक्स्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ओवर द लिक्विड, दैट प्रेशर इज नोन एज आपका बेटा वेपर प्रेशर। क्लियर बेटा? डन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, जिससे बेटा ये सारा क्लियर होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है?
अब देखिएगा बेटा, जरा इस डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ देखिएगा बेटा। ये मेरे पास एक, लिसन, ये मेरे पास बेटा आई हैव दिस क्लोज्ड वेसल, ठीक है बेटा। इस क्लोज्ड वेसल में बेटा आप देख रहे हो बेटा, इस क्लोज्ड वेसल में यू हैव दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, ये आपका वाटर है, ठीक है बेटा। दिस क्लोज्ड वेसल इज कनेक्टेड विद अ मैनोमीटर। व्हाट इज अ मैनोमीटर? मैनोमीटर एक अपैरेटस होता है जिससे हम मेजर करते हैं बेटा प्रेशर, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर। अब देखिएगा बेटा, ये सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, मैंने इस सिस्टम को बेटा ऊपर से क्लोज करके रखा है। अब देखिएगा बेटा, ये लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स है, जरा देखिएगा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो बेटा, दीज मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इनटू द गैस फेज। इस प्रोसेस को बेटा हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स गैस फेज में जा रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से इस लिक्विड का हाइट डिक्रीज होगा, लेकिन साथ साथ ऐसा भी होगा ना, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, ये कंडेंस हो जाएंगे, फिर से बेटा वापस किस में चले जाएंगे बेटा, इस लिक्विड में। आर यू गेटिंग मी? मींस इवेपोरेशन भी हो रहा है, साथ साथ में बेटा आपका कंडेंसेशन भी हो रहा है। देखो बेटा, एरो अपवर्ड्स दैट इज इवेपोरेशन, एरो डाउनवर्ड्स दैट इज कंडेंसेशन। दोनों प्रोसेसेस बेटा साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब ध्यान से समझ बेटा, ध्यान से समझ बेटा, ये सिस्टम बेटा एक स्टेज में बेटा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब ध्यान से समझो बेटा, एक स्टेज पहुंचेगा when the rate of evaporation is going to be equal to rate of condensation, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, उस टाइम पे बेटा जो ये गैस की वेपर्स है, देखो बेटा गैस की वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? दैट्स नोन एज वेपर प्रेशर। और वो प्रेशर बेटा ये मैनोमीटर मेजर करेगा, मगर किस कंडीशन पे? व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद फिर से आ जाते हैं हम बेटा। देन हम देखते हैं बेटा, जो आपका ये वेपर प्रेशर है कि किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। मैंने सपोज बेटा, चलो पहले लिखो बेटा वेपर प्रेशर, ठीक है बेटा। दिस वेपर प्रेशर ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? हम वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का निकालते हैं, याद रखना बेटा, वेपर प्रेशर किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? नंबर वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दिस वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है बेटा। ये डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ द लिक्विड पे, ठीक है बेटा, उस लिक्विड की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है बेटा। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। और सेकंड बेटा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे भी, इस चीज को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इन दो पैरामीटर्स को डिस्कस करूं, मैं यहां पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलो। वेपर प्रेशर किस किस चीज पे नहीं डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर इज नंबर वन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड, नंबर वन पॉइंट। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द लिक्विड लेयर, ठीक है बेटा। ये दो पैरामीटर्स पे ये डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट मैंने बताया अमाउंट ऑफ लिक्विड। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैंने कोई वोलेटाइल लिक्विड वाटर लिया, ठीक है बेटा, अगर मैं इस कंटेनर में वाटर का 1 लीटर लूंगा, इस कंटेनर में बेटा वाटर के 100 लीटर्स लूंगा। ध्यान से देखना बेटा, जो बेटा वेपर प्रेशर दोनों केसेस में होगा दैट विल बी सेम, बिकॉज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो दोनों केसेस में सेम होंगे। वहां एरिया ज्यादा है, वहां वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना बेटा। तो नंबर ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो दोनों केस में सेम आएंगे, ठीक है बेटा। मींस इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, या इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सेकंड बेटा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द लिक्विड लेयर, ठीक है बेटा। समझो बात बेटा, जो आपका वेपर प्रेशर है ना, ध्यान से समझेगा। यहां पे और एक कंट्रास्टिंग एग्जांपल में ले रहा हूं, मान के चलिएगा बेटा, मैंने वाटर बेटा 3 फ्लास्क में लिया, इस फ्लास्क का शेप ऐसा है, ठीक है बेटा। दूसरी फ्लास्क बेटा मैंने ऐसे ले ली बेटा, लाइक दिस, ठीक है बेटा, ऐसे। और तीसरी फ्लास्क बेटा मान के चलो बेटा मैंने ऐसे ले ली। तीनों फ्लास्क बेटा क्लोज्ड है, और तीनों में बेटा मेरा सेम लिक्विड वाटर है, H2O H2O H2O, ठीक है बेटा। फ्रॉम द डायग्राम इट्स वेरी क्लियर, शेप्स डिफरेंट है। जो सरफेस लेयर है बेटा उसकी शेप डिफरेंट है, या जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा उसका शेप डिफरेंट है। वेपर प्रेशर इन ऑल द केसेस विल बी सेम, मीन्स वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द लिक्विड, इट हैज नथिंग टू डू विद द अमाउंट ऑफ लिक्विड और द शेप ऑफ द लिक्विड लेयर। क्लियर बेटा। चलिए उसके बाद अब किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, और ये डिपेंड करता है टेंपरेचर पे। इन दो चीजों को बेटा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पहला पैरामीटर आपका क्या है बेटा? दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा। चलिए देखिएगा बेटा, अब समझो बात बेटा, वेपर प्रेशर कब ज्यादा होगा कब कम होगा। अब एक ऐसा लिक्विड जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। व्हाट इज एस्केपिंग टेंडेंसी? देखो बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी किसे कहते हैं? मान के चलिएगा बेटा, ये मैंने कोई लिक्विड बनाया, ठीक है बेटा। मैंने इस लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा, आर यू गेटिंग मी? और ये आपके बेटा सरफेस के मॉलिक्यूल्स है। ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं वेपर फेज में, और वही वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब समझो बात बेटा, जितना इन मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, आर यू गेटिंग मी? जितना इन मॉलिक्यूल्स का एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर्स बनेंगे उतना बेटा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। जितने वेपर्स ज्यादा बनेंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतना बेटा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब समझो बात बेटा, जो ये एस्केपिंग टेंडेंसी है, ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम यूजिंग हियर, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी मींस बेटा इस लिक्विड से भागने की सलाहियत, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी is inversely proportional to escaping tendency ET. It is inversely proportional to force of attraction. ठीक है बेटा, force of attraction। अब ध्यान से देखो बेटा, जितना इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा? कम होगा, उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा। और जितनी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा उतने वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। उसके बाद अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितने बेटा उनका जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी मींस कम ही वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम में होंगे, तो आपका वेपर प्रेशर भी बेटा कम होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिएगा बेटा मेरे पास दो लिक्विड्स है बेटा। एक मेरे पास बेटा वाटर है, ठीक है बेटा, और मेरे पास है बेटा इथेनॉल C2H5OH। अब याद रखिएगा बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी, ध्यान से देखना बेटा, एस्केपिंग टेंडेंसी दैट इज ET। मैं इसको बेटा ET से लिख रहा हूं बेटा। जो एस्केपिंग टेंडेंसी इथेनॉल की है बेटा वो ज्यादा है, इथेनॉल की एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मींस इथेनॉल का बेटा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। अब वाटर की बेटा एस्केपिंग टेंडेंसी
इन कंपैरिजन टू इथेनॉल वो कम है बेटा, मींस वाटर का वेपर प्रेशर इन कंपैरिजन टू इथेनॉल बेटा वो कम है। चलो इस चीज को समझते हैं, व्हाई इज इट लाइक दैट। अब देखिएगा बेटा, चाहे मैं वाटर की बात करूंगा चाहे मैं इथेनॉल की बात करूंगा, वाटर में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, इथेनॉल में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है बेटा, अब देखिएगा बेटा, मींस इस वाले केस में भी आपका बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वाले केस में भी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस वाले केस में भी बेटा हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर इत्तेफाक की बात यह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वाटर में है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इथेनॉल। वाटर में बेटा ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मींस वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगा, वेपर प्रेशर भी बेटा कम होगा। ऑन द अदर हैंड बेटा इथेनॉल में आप देख रहे हो, इथेनॉल में आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बट उनका मैग्नीट्यूड कम है, या मैं कहूंगा बेटा देयर इज नॉट ए हैवी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ एथेनॉल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वाटर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी बेटा आप देख रहे हो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगे, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, वेपर प्रेशर भी आपका ज्यादा। चलो इस चीज को समझते हैं। आपने बेटा एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बेटा, एक वाटर मॉलिक्यूल it is hydrogen, it's showing hydrogen bonding with 4 other water molecules। देखो बेटा अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये आपका बेटा वाटर मॉलिक्यूल है। चल मैं इसको नई स्लाइड में बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं समझाता हूं व्हाई, क्यों वाटर में बेटा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलिए देखिएगा बेटा, ये आपके पास बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, ये बेटा आपका हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, और इस साइड से भी हाइड्रोजन है। हमें पता है बेटा ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर बेटा आपका डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव। साथ साथ में हमें पता है इस ऑक्सीजन पे बेटा 2 लोन पेयर्स होती है, ठीक है बेटा। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस साइड से बेटा और एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा ऐसे, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ऐसे में बना लेता हूं हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, इसके ऊपर है ना डेल्टा नेगेटिव। अब देखो बेटा इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में जो ये बॉन्ड बन गया बेटा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर बेटा, चलिए एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सिमिलरली बेटा यहां से फिर से बेटा और एक वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, मैं लिखता हूं बेटा वाटर का और एक मॉलिक्यूल ऐसे, आर यू गेटिंग मी। इसके ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में फिर से बेटा ए बन गया बेटा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा वी हैव 2 लोन पेयर्स, है ना बेटा, तो ये 2 लोन पेयर्स भी बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे विद 2 एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिएगा बेटा यहां से वाटर मॉलिक्यूल ऐसे H, चलो ऑक्सीजन, और ये बेटा आपका H, ठीक है बेटा, ये आपका है ना डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है बेटा, मैं यहां से भी और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता हूं H, ये बेटा आपका O, ये बेटा आपका H, ठीक है बेटा, ये यहां फिर से डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, चलिए डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा बेटा, अब देखो बेटा ये लोन पेयर और इस हाइड्रोजन, या सिंपली और यहां पर भी बेटा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, आर यू गेटिंग मी, और ये लोन पेयर एंड दिस डेल्टा पॉजिटिव, इसके बीच में भी और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप देख रहे हो बेटा, यू आर सीइंग दैट कि वाटर मॉलिक्यूल में देयर इज, या सिंपली वाटर में देयर इज हाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका मतलब बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा इसका मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी कम, नंबर ऑफ वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी कम, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटा, इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इथेनॉल। ये मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाया था ऐसे, ठीक है,
तो आप देख रहे हो बेटा, जो एक वाटर मॉलिक्यूल है इट इज बॉन्डेड विद 4 अदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बेटा, अगर मैं इथेनॉल बनाता हूं दैट इज C2H5 और यहां पे बेटा O और यहां पे बेटा आपका H, ठीक है बेटा। इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, फिर यहां से बेटा और एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल ऐसे बनाएगा बेटा, ये ऑक्सीजन, यहां बेटा आपका C2H5। अब ये बेटा आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका डेल्टा नेगेटिव। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर भी आप देख रहे हो बेटा डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में भी बनेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। मींस यहां पर देख रहे हो बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो दैट्स द रीजन व्हाई ethanol has the more escaping tendency, more vapor pressure in comparison to that of water, ठीक है बेटा। चलिए हो गया आपका ये। इसमें मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूं, और एक एग्जांपल। मैं 3 मॉलिक्यूल्स बनाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 3 मॉलिक्यूल्स बनाने जा रहा हूं। पहला मॉलिक्यूल बेटा आपने सुना होगा बेटा इथेनॉल, ठीक है बेटा, इट्स इथेनॉल। तो आपका पता है C2H5 और ये बेटा आपका OH, ठीक है बेटा, इथेनॉल। उसके बाद मैं लूंगा बेटा ग्लाइकॉल आपको पता है बेटा, इट्स CH2, ये बेटा आपका OH और यहां से भी बेटा आपका CH2, दिस इज योर OH। मैं और एक बेटा वाटर मॉलिक्यूल लूंगा और एक ऐसा ही बेटा अल्कोहल मॉलिक्यूल, दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल, इट इज डाइहाइड्रिक, और मैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल लूंगा लाइक ग्लाइसिरॉल। 3 डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है बेटा, 3 डिफरेंट लिक्विड्स। अब देखिएगा बेटा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है बेटा। जरा देख बेटा, पहला वाला जो आपका मॉलिक्यूल है, पहला वाला जो आपका लिक्विड है, इट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें एक OH है, ठीक है बेटा। मींस ये आपका डेल्टा नेगेटिव, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव, तो ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पे बेटा ऐसे ही 2 सेंटर्स है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, मींस यहां 2 सेंटर्स है दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In case of glycerol, that is a trihydric alcohol, इसमें बेटा we have the 3 centers that will contribute towards the hydrogen bonding, ठीक है बेटा। मींस तीनों लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा ग्लाइसरॉल में होगा, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लाइसरॉल में होंगे। तो सबसे कम एस्केपिंग टेंडेंसी ग्लाइसरॉल का होगा, सबसे कम वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो बेटा ग्लाइसरॉल बनाएगा, तो सबसे कम वेपर प्रेशर इसका होगा, इसका वेपर प्रेशर बेटा थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर बेटा आपके इथेनॉल का होगा। सो फ्रॉम द कंक्लूजन इट्स क्लियर दैट एक लिक्विड में जितना ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगा, उतना उसका बेटा एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होता है बेटा, उतना एस्केपिंग टेंडेंसी कम, उतना बेटा आपका वेपर प्रेशर भी कम, एंड वाइस वर्सा, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया बेटा हमारा पहला पैरामीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकेंड पैरामीटर दैट इज द टेम्परेचर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, दैट इज टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एक लॉजिकल एग्जांपल देते हैं, एक लेमन तरीके से मैं बेटा समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिएगा मेरे पास ये एक लिक्विड है, ठीक है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरे पास लिक्विड है और ये इस लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा, दीज आर द सरफेस मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझना, और ये बल्क मॉलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा, जो मैं नीचे बना रहा हूं, दीज आर द बल्क मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ऑलरेडी बेटा ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होती है। अब देख बेटा, अब अगर मैं क्या करता हूं, टेंपरेचर को इंक्रीज करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, जब मैं टेंपरेचर को इंक्रीज करता हूं, जो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी,
इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। जब बेटा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मींस अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस फेज में चले जाएंगे बेटा, वो चले जाएंगे आपके वेपर फेज में। मींस वेपर फेज में द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर्स पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जब वेपर्स का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होगा दैट मींस बेटा आपका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मींस एज वी इंक्रीज द टेंपरेचर the surface molecules gain excess of the kinetic energy, they leave the liquid phase, they go into the vapor phase, and as a result what's going to happen, the concentration of vapors per unit volume that's also increasing. When this thing is going to happen, the vapor pressure will increase with the increase in the temperature. Clear beta? This was logical example. ये मैंने आपको logically समझाने की कोशिश की। तो यहां पे एक पॉइंट लिखते हैं बेटा, जो आपका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है with the increase in the temperature, with the increase in the temperature. This is one way how we define. लेकिन बेटा अगर मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, आप इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या है बेटा? इन दिस केस आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स एन इक्वेशन that's known as Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. Mind the spelling, ठीक है बेटा? Clausius-Clapeyron equation क्या है बेटा? ये दिखाता है वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद द टेम्परेचर। ठीक है बेटा? अभी हमने एक बात सीखी, अगर टेंपरेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर टेंपरेचर डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। व्हाट इज दिस Clausius-Clapeyron इक्वेशन? लॉग ऑफ P2 by P1 इज इक्वल टू, या लॉग में भी लिख सकते हो, लॉन में भी बेटा, इट्स इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 RT या सिंपली R into 1 by T1 minus 1 divided by T2. जो बेटा इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज Clausius-Clapeyron इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज Clausius-Clapeyron इक्वेशन। यहां पे बेटा जो आपका P1 है ना बेटा, P1 इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेंपरेचर T1, और उसके बाद बेटा जो आपका P2 है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेंपरेचर T2। और what is delta H vaporization? It's known as enthalpy of vaporization. कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा अगर हमें 1 मोल ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, वेपर्स में। That's known as enthalpy of vaporization. R आपका बेटा कांस्टेंट है और लॉगरिथम आपको पता है, एंड दिस इज द वैल्यू। इस इक्वेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं हाउ द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस with the increase in the temperature. Are you with me बेटा? चलिए इस इक्वेशन से समझाने की कोशिश करते हैं। What is this equation? It is Clausius-Clapeyron equation. चलिए आप देखिएगा बेटा कैसे मैं समझाता हूं बेटा आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा? Clausius-Clapeyron इक्वेशन। ठीक है बेटा? चलिए देखिएगा बेटा इसको कैसे समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया बेटा व्हाट इज गोइंग टू हैपन इनसाइड अ क्लोज्ड सिस्टम। क्या हो रहा है देखिएगा बेटा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटा, ये चले जाते हैं बेटा वेपर्स में, ठीक है, बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है बेटा? और साथ साथ में और एक भी फिनोमिना हो रहा है, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो ये वेपर्स है, वो वापस किस फेज में आ जाते हैं, लिक्विड फेज में। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। सो कैन आई से लाइक दिस, कोई अननोन लिक्विड है, कोई अननोन लिक्विड है बेटा, लेट दैट लिक्विड बी बेटा एक्स। ठीक है बेटा? एक्स कोई अननोन लिक्विड है, ये लिक्विड, चलो मैंने एल लिखा बेटा, एल स्टैंड्स फॉर लिक्विड बेटा, यही लिक्विड बेटा किस में चला जाता है, एक्स गैस में। और जो आपका फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। आर यू गेटिंग मी? ये मेरा इवेपोरेशन है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें बेटा कंडेंसेशन भी होगा,
ये गैस फिर से बेटा किस में चला जाएगा, वापस लिक्विड में। इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। अब देख मेरा बच्चा बेटा, देख मेरा बेटा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, जब भी आपका लिक्विड चला जाएगा बेटा गैस में, देयर विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। लेट दैट चेंज इन वॉल्यूम बी डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा वी। जरा बता व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। वो किसके बराबर आएगा? जब आपका लिक्विड गैस में चला जाएगा, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, वी ऑफ जी माइनस वी ऑफ एल। हमें पता है बेटा, 9th क्लास से बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लास से बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं, जो वॉल्यूम गैस का होता है, गैसेस का वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू लिक्विड बहुत ज्यादा होता है। सो कैन वी नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा, डेल वी दैट इज चेंज इन वॉल्यूम दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्योंकि ये वाला जो पैरामीटर है ना, दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वो बहुत कम होता है। ये वॉल्यूम बहुत कम होता है। एक बड़ी सी क्वांटिटी में आप कोई छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हो, क्या उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए बेटा मैंने ऐसे लिखा। आपको पता है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा? पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, पीवी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है बेटा, या जो ये V होगा ना बेटा, V इज इक्वल टू आर टी बाई पी। ठीक है बेटा, जो ये V होगा ये किसके बराबर है? आर टी बाई पी। सो कैन आई राइट बेटा डेल V चेंज इन वॉल्यूम, वो है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस, और यही वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर आएगा बेटा? आर टी बाई पी। इसको रखिएगा बेटा, आप मान के चलिएगा बेटा, लेट इट बी बेटा कोई अननोन इक्वेशन, दैट्स इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बहुत सिंपल बेटा। मैंने क्या किया, इस प्रोसेस में लिक्विड आपका जब भी ये गैस चला जाएगा वापस आएगा वेपर में, गैस जब वापस आएगा लिक्विड में, लिक्विड जब गैस में जाएगा, दो साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रही है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ये लिक्विड गैस में चला रहा है, फॉरवर्ड प्रोसेस इवेपोरेशन, बैकवर्ड प्रोसेस कंडेंसेशन। आर यू गेटिंग मी? अब देख बेटा, इस प्रोसेस में बेटा वॉल्यूम में चेंज आएगा। ठीक है बेटा, वो चेंज कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी वेरी लो इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। मैंने वी ऑफ एल को नेग्लेक्ट किया, डेल वी इज इक्वल टू वी जी। अगर ये गैस बेटा आइडियली बिहेव करेगा, देन पीवी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। आप देखिएगा बेटा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इज इक्वल टू आर टी। आप देखिएगा बेटा, कैन आई से लाइक दिस, कैन आई से लाइक दिस बेटा, जो ये वी है बेटा इट्स इक्वल टू आर टी बाई पी, और यही बेटा चेंज इन वॉल्यूम V के बराबर है, देन डेल V इज इक्वल टू वी जी आर टी बाई पी। ठीक है बेटा, अब चलिए यहां तक मेरा हो गया। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, जब भी हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, इज इट अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज गोइंग इनसाइड द क्लोज्ड वेसल? यस सर, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सिस्टम जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। ठीक है बेटा, कंडेंसेशन भी, इवेपोरेशन भी। अब देखो बेटा, जब भी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है, देन डीजी, ध्यान से देखना बेटा, व्हाट एम आई राइटिंग ओवर हियर, व्हाट एम आई राइटिंग ओवर हियर? डीजी दैट्स गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज, दैट्स डीजी, इट्स इक्वल टू वी डीपी माइनस एस डीटी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हम थर्मोडायनेमिक्स में बेटा पढ़ते हैं। क्लास 11th में बेटा आपने इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद रखिएगा बेटा। एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जी का मतलब क्या है? फ्री एनर्जी चेंज। व्हाट इज डीजी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दैट्स इक्वल टू वी डीपी, वर वी आपका क्या है बेटा? इट इज अ वॉल्यूम, डीपी इज द चेंज इन प्रेशर, S इज योर एंट्रोपी, सुना होगा बेटा आपने एंट्रोपी, एंड dt इज द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब देख मेरा बच्चा, आपने सुना होगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, when the system is in equilibrium, change in Gibbs free energy that's equal to 0। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना बेटा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है when rate of evaporation is equal to rate of condensation, means at equilibrium, what am I writing beta? At equilibrium,
एट इक्विलिब्रियम जो आपका डीजी है, व्हाट इज डीजी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, दैट्स इक्वल टू 0। आपने सुना होगा बेटा, एक प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। एक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी देन व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल जी इज पॉजिटिव, और अगर डेल जी का वैल्यू 0 होगा दैट प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। यहां पहले ही हमें पता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, देन दिस डीजी विल बी इक्वल टू 0। जब ये डीजी बेटा 0 के बराबर है, कैन आई राइट बेटा, देन दिस वीडीपी विल बी इक्वल टू एसडीटी। ठीक है बेटा, इसको इस साइड ले जाइए तो वीडीपी इज इक्वल टू एसडीटी। ठीक है बेटा, अब देख बेटा, समझ मेरी बात बेटा। इस वॉल्यूम की जगह बेटा मैं लिख सकता हूं ना बेटा ये वाली टर्म आर टी बाई पी, सो कैन आई राइट आर टी बाई पी डीपी। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू, अब देखो बेटा एस, व्हाट इज एस? एस इज एंट्रोपी, तो कैन आई राइट बेटा, चलो पहले यहां पे मैं, यू वेट फॉर अ सेकेंड, चले यहां मैं लिखता हूं बेटा वीडीपी इज इक्वल टू एसडीटी। ठीक है बेटा, जरा यहां पर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा। जब भी बेटा कोई सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है, हमें पता है जो भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होगा, चाहे एंट्रोपी की मैं बात करूंगा, चाहे मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा, चाहे मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, चाहे मैं प्रेशर की बात करूंगा, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एवरी पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट, बट चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज मोर सिग्निफिकेंट, इट हैज मोर सिग्निफिकेंस। जैसे आपने सुना होगा इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, या दैट इज सिग्निफिकेंट, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जब भी कोई सिस्टम चेंज हो जाता है, इसके थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी चेंज हो सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई कैन सिंपली एड वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, चेंज इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंस आती है। जरा देख बेटा, यहां वॉल्यूम है वन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, यहां एंट्रोपी है और एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। कैन आई राइट लाइक दिस बेटा, डेल वी डीपी, व्हाट इज डेल वी? चेंज इन वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू, इस साइड से भी डेल एस, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, और यहां से बेटा आपका डीटी आएगा। आर यू गेटिंग मी? मैंने खाली दोनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को चेंज किया। ऊपर बेटा आपका वॉल्यूम पैरामीटर था, इस साइड से बेटा एंट्रोपी का पैरामीटर था। मैंने चेंज इन एंट्रोपी लिखा, मैंने चेंज इन वॉल्यूम लिखा, तो मेरा इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है बेटा, अब देख बेटा, जो ये आपका डेल वी है, जो आपका ये डेल वी है, इसका वैल्यू मैंने यहां पे रखा है आर टी बाई पी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं बेटा आर टी बाई पी और डॉट बेटा आपका डीपी, दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिएगा बेटा इस साइड से डेल एस है, चेंज इन एंट्रोपी। आपने बेटा पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, अगर नहीं पढ़ा है देन लुक ओवर हियर, चेंज इन एंट्रोपी डेल एस दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय टेंपरेचर। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन बेटा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। जरा आप देख बेटा इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में बेटा आपका लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, मीन्स कैन आई राइट हियर बेटा डेल एस इज इक्वल टू, अब देखो बेटा इस प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज होगा या इस प्रोसेस में भी एंथैल्पी का चेंज होगा। एंट्रोपी चेंज इज डेल एस और एंथैल्पी चेंज यहां मैं लिखूंगा डेल एच वेपराइजेशन। वाई डेल एच वेपराइजेशन? क्योंकि इस प्रोसेस में जो आपका लिक्विड है वो गैस में चला जाता है। अब कितना, एक मोल ऑफ लिक्विड जब गैस में हम कन्वर्ट करते हैं, एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और नीचे बेटा टेंपरेचर है, तो ये किस टेंपरेचर पर होगा बेटा? इट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, लेट इट बी टी। अब देखो बेटा इस डेल एस की जगह कैन आई राइट बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टी। ठीक है बेटा, और यहां पर बेटा अपना dt है, यहां पे आपका और एक dt है। ठीक है, अब मैं वेरिएबल सेपरेशन करूंगा। ठीक है बेटा, मैं सेम क्वांटिटीज को एक साइड में लिखता हूं। जरा देख बेटा, ये यहां पे है ना dp, कैन आई राइट ओवर हियर dp डिवाइडेड बाय p, ये वाला p। ठीक है बेटा, इस rt को इस साइड ले जाओ, इट विल बी इक्वल टू,
ऊपर आएगा ना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बेटा, ये आरटी और ये टी मल्टीपल हो जाएगा, इट विल फॉर्म आर टी स्क्वायर डॉट डी टी। ये इक्वेशन जरा देखिएगा बेटा, ये इक्वेशन जरा देखिएगा बेटा, इक्वेशन दैट इज डीपी बाई पी, चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इज इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन आर टी स्क्वायर डॉट डी टी। अब देखो बेटा, अगर मुझे टोटल चेंज निकालनी है, इस टोटल चेंज को कैसे निकालूंगा बेटा, मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कराऊंगा। देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में कैसे कराऊंगा। आगे बेटा ये पॉइंट आपने याद रखा, चल मैं यहां इंटीग्रेशन करूंगा। तो जरा इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, बट मैं नेक्स्ट बोर्ड यूज करूंगा बेटा। नेक्स्ट बोर्ड में मुझे यहां पे ऐसा निकला बेटा, दैट इज dp by p is equal to enthalpy of vaporization डिवाइड बाय आगे ना बेटा RT स्क्वायर, यहां बेटा आपका dt है, ठीक है बेटा, दिस इज dt। अब देखो बेटा, अगर मुझे टोटल चेंज निकालना है, टोटल चेंज के लिए बेटा आई विल बी गोइंग फॉर इंटीग्रेशन, आई विल बी इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dp by p फ्रॉम प्रेशर P1 टू प्रेशर P2, ठीक है बेटा, दीज आर वेपर प्रेशर्स, ठीक है बेटा। इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटा, यहां पे बेटा आपका RT स्क्वायर आएगा डॉट dt फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by p dp फ्रॉम P1 टू P2, ये बेटा जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ P2 by P1, ठीक है बेटा। और यहां पे बेटा जो चीज कांस्टेंट है वो इंटीग्रल से बाहर निकलेगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाहर निकलेगा, R कांस्टेंट है वो भी बाहर निकलेगा, यहां बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t स्क्वायर dt, ठीक है बेटा, फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बेटा, इट विल कम आउट टू बी ln P2 by P1, these are different vapor pressures, P2 it will be equal to enthalpy of vaporization, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय यहां बेटा आपका R कांस्टेंट आएगा, इट विल बी बेटा 1 by T1 माइनस बेटा आपका 1 by T2। और जो यही इक्वेशन है बेटा, दिस इक्वेशन इज नोन एज योर क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और यही इक्वेशन बेटा आपका बन जाता है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज द क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर आपको डेरिवेशन याद भी नहीं रहा, यू हैव नथिंग टू डू विद द डेरिवेशन, खाली कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा। अब क्या इक्वेशन मेरा बन जाता है, इक्वेशन आपका है बेटा ln P2 by P1 इट्स इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय बेटा R इनटू 1 by T1 माइनस बेटा आपका 1 by T2। अब समझो बात, व्हाट इज P1? P1 इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। देखें बेटा, जो आपका P1 है इट इज द वेपर प्रेशर, P1 इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, और P2 क्या है बेटा, P2 इज द वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2। ध्यान से समझना बेटा, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना बेटा। ये लॉन है ना बेटा, लॉन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 2.303 log P2 by P1 इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय R, ठीक है बेटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, T2 को इधर ले जाइए बेटा, इट विल बी T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है बेटा। या फाइनली बेटा इस इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, इट विल बी log ऑफ P2 डिवाइडेड बाय P1 इट विल बी इक्वल टू, जरा इस 2.303 को नीचे लाइएगा बेटा, इट विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय बेटा, ये इस साइड से 2.303 मल्टीपल है ना, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड आएगा 2.303 R, और यहां बनेगा बेटा 1 by T1 माइनस बेटा आपका 1 by T2। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा इस इक्वेशन की तरफ, यही इक्वेशन बेटा आपका क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, यहां पे बेटा आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस,
दैट इज T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझ बेटा, अब ध्यान से समझ बेटा, दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब जरा इस इक्वेशन की तरफ देखो बेटा, आप ये इक्वेशन आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। log P2, व्हाट्स P2? P2 is the vapor pressure at temperature T2. What is P1? Is a vapor pressure at temperature T1. इस इक्वेशन को जरा देख, जरा इस इक्वेशन को देख आप। इक्वेशन मेरा ये बन गया बेटा, log P2 by P1 it's equal to enthalpy of vaporization, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय बेटा 2.303 R। यहां बन गया बेटा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। अब जरा देख बेटा, अब जरा देख बेटा, what is P2? It is the vapor pressure at temperature T1, ठीक है ना बेटा, it is a vapor pressure at temperature T2। and what is P1? It is the vapor pressure at temperature T1। अब जरा देख बेटा, अब जरा देख बेटा, मैं एज्यूम करूंगा बेटा, जो टेम्परेचर T2 है इट इज ग्रेटर देन T1। ध्यान से समझना, जो टेम्परेचर T2 है दैट इज ग्रेटर देन T1। जरा देख बेटा, जरा इस क्वांटिटी की तरफ देखो बेटा, आप गौर से देखना, गौर से देखना। अगर बेटा T2 का वैल्यू ज्यादा है T1 से, देन जो ये सारी क्वांटिटी है ना बेटा, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। इस सारी क्वांटिटी का वैल्यू तभी जाके पॉजिटिव आएगा व्हेन T2 इज ग्रेटर देन T1। मैंने यहां लिखा बेटा, T2 का वैल्यू ज्यादा है, T1 का वैल्यू कम है, देन जो ये सारी क्वांटिटी है बेटा, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सो कैन आई राइट बेटा, देन log P2 by P1 that will be positive, that will be positive। मीन्स कैन आई राइट बेटा, log P2 माइनस log P1, वो उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर आप देख बेटा, log P2 माइनस log P1, इसका वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? समझो बेटा बात, दिमाग यूज करो। log P2 माइनस log P1, इसका वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा? तभी आएगा ना बेटा, when log P2 will be greater than log P1। आर यू गेटिंग मी? इन दो का सब्ट्रैक्शन तभी भी पॉजिटिव आएगा, तभी पॉजिटिव आएगा when log P2 will be greater than log P1। इसका मतलब log को कैंसिल कर लो, that is P2 is greater than P1। and what is now P2? P2 is the pressure at temperature T2, higher temperature T2, इसका भी वैल्यू ज्यादा। what is P1? it is the pressure at temperature P1, इसका वैल्यू कम है। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा, हायर टेम्परेचर पर जो प्रेशर है उसका वैल्यू ज्यादा, लोअर टेम्परेचर पर बेटा जो प्रेशर है उसका वैल्यू कम है। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ये चीज भी हमने सीखा बाय यूजिंग क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस इक्वेशन को जहन में रखना है। इस इक्वेशन से क्वेश्चन में भी कभी पूछा जा सकता है, कोई न्यूमेरिकल आपको बेटा T2, T1, T2 दिया गया होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया होगा, आपको इन दो में से कोई प्रेशर, वेपर प्रेशर निकालना होगा। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज नाउ द वेपर प्रेशर? इट इज अ प्रेशर exerted by the vapors over the liquid in equilibrium with the liquid। यही वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दो पैरामीटर्स पे। एक पैरामीटर आपका है नेचर ऑफ द लिक्विड, ऐसे लिक्विड्स जिनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा, और ऐसे लिक्विड्स जिनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम, जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा, उनका वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा बेटा? दैट विल बी लेस। ठीक है, और यही वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल go on increasing। ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन टू पैरामीटर्स, शेप ऑफ द लिक्विड, साइज ऑफ द लिक्विड, या किस कंटेनर में आप इस लिक्विड को रखोगे। ठीक है बेटा, अब चलिए उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास बेटा कोई प्योर लिक्विड है, ध्यान से देखना बेटा, प्योर लिक्विड, ठीक है बेटा, प्योर लिक्विड, सपोज बेटा मेरे पास लिक्विड ए है।
अगर मेरे कंटेनर में खाली लिक्विड ए होगा, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा, अगर मेरे पास कंटेनर में खाली प्योर लिक्विड ए है, इसके वेपर फेज में खाली ए के ही वेपर्स होंगे, वो वेपर्स इक्विलिब्रियम पे कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट ऑफ ए. व्हाट इज पी नॉट ऑफ ए? इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द प्योर स्टेट. याद रखना बेटा, व्हाट इज पी नॉट ए? इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द प्योर स्टेट. और याद रखिएगा बेटा, इसका वैल्यू हमेशा बेटा मैक्सिमम होता है. सिमिलरली बेटा, अगर मैंने कोई दूसरा कंटेनर लिया, इसमें मैंने कोई वोलेटाइल लिक्विड बी रखा, वोलेटाइल दैट इज हैविंग द एस्केपिंग टेंडेंसी, इसके वेपर फेज में खाली बी के वेपर्स होंगे, वही वेपर्स बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट विल बी डिनोटेड बाय पी नॉट ऑफ बी. व्हाट इज पी नॉट ऑफ बी? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट. As vapor pressure of liquid B in pure state. ठीक है बेटा. चलिए उसके बाद ये सिमिलरली बेटा, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A in pure state. ठीक है बेटा. चलिए उसके बाद हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा, दैट्स नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. What is boiling point? उबलने वाला तापमान. What is boiling point? उबलने वाला तापमान किसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट? जरा आप ही बता. एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो अभी हमने पढ़ा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इट्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है बेटा. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? समझो बात. इट इज द टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है. इट इज अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to, वो किसके बराबर होता है बेटा? It's equal to external pressure. जो बाहर हमने प्रेशर रखा बेटा, जनरली बेटा एक्सटर्नल प्रेशर श्वासन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली बेटा एक्सटर्नल प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम लिखेंगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर. अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर चेंज किया तो हमारा बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा. ठीक है बेटा. इट्स व्हाट वी कॉल एज बॉइलिंग पॉइंट. जरा देखिएगा बेटा, मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूं. चलिए मैं ऐसे ग्राफ से समझाता हूं बेटा. चलो मान के चलो बेटा, मैंने इस साइड से प्लॉट किया टेम्परेचर. ठीक है बेटा. मैंने वाई एक्सिस के थ्रू टेम्परेचर प्लॉट किया, और मैंने बेटा एक्स एक्सिस के थ्रू मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया, और वाई एक्सिस के थ्रू मैंने प्लॉट किया बेटा वेपर प्रेशर. ठीक है बेटा. अब यहां पे बेटा एक मैं लिमिट यूज करूंगा. जो ये वाला प्रेशर है ना बेटा, चलो ये मैं लाइन जो दिखा रहा हूं बेटा, दिस लाइन, चलो इसको मैं डॉटेड लाइन बनाता हूं. चलिए चलो बेटा, जो ये प्रेशर है ना बेटा, इसको आप लिखो बेटा 1 atm. ये प्रेशर बेटा 1 एटमॉस्फेयर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब जरा देख बेटा, मैंने कोई लिक्विड लिया, समझो बात बेटा, मैंने कोई लिक्विड लिया. अब सपोज बेटा कोई लिक्विड है बेटा, मैंने इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया. टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. चले इस पॉइंट पर देखिएगा बेटा, ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट एक्स है ना, ध्यान से समझो बेटा, जो ये पॉइंट एक्स है, दिस पॉइंट एक्स, चलो इस पॉइंट को बेटा मैं एक्स लिखूंगा. आप देखिएगा बेटा, इस पॉइंट एक्स पे आप देख रहे हो बेटा, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ठीक है बेटा, दिस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. जरा देख बेटा इस पॉइंट एक्स पे what's happening. जो ये टेम्परेचर है ना बेटा, ये वाला टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर आप देखो बेटा, जो ये टेम्परेचर होगा इस वाले टेम्परेचर पे जो लिक्विड, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आ जाता है.
सॉरी, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इस वाले पॉइंट पे, पॉइंट एक्स पे, दैट्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। मींस जो ये टेम्परेचर हमारा होगा, दिस टेम्परेचर इट्स नोन एज TB, और यही आपका बेटा बॉइलिंग पॉइंट है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। समझ आई बात बेटा? जरा इस कर्व को फिर से देखिएगा बेटा, बहुत आसान। मैंने इस साइड से टेम्परेचर प्लॉट किया, इस साइड से वेपर प्रेशर। ये कोई लिक्विड है बेटा, मान के चलेगा बेटा, कोई लिक्विड एक्स है, ठीक है बेटा। जब मैं बेटा टेम्परेचर देखो इंक्रीज कर रहा हूं, इसका वेपर प्रेशर भी आप देख रहे हो बेटा, इसका वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज हो रहा है। अब एक ऐसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप देख रहे हो बेटा इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर आया ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। मींस ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट भी दो टाइप्स के होते हैं बेटा। नंबर वन इज योर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बुक्स में देखोगे बेटा ये चीजें आप। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में हम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं बेटा 1 बार, इट इज 1 बार। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में हम एक्सटर्नल प्रेशर EP हम लेते हैं बेटा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर। एक बेहतरीन पॉइंट यहां पे बेटा हमें मिल गया। जितना हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बेटा इंक्रीज होगा लिक्विड का। ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। सो दिस वाज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, यहां तक बेटा अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। चलिए बेटा, यहां तक बेटा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जो मैंने वो इक्वेशन दिखाई उस इक्वेशन को आप डिराइव नहीं करोगे, वो मैंने खाली आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बताया। वेपर प्रेशर किस किस को समझ आया और कितना % समझ आया? टेल मी एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कोई क्वेश्चन होगा, डू आस्क मी। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किसको कितना % समझ आ गया, ये वेपर प्रेशर क्या है और किस किस पे ये डिपेंड करता है? ठीक है, व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड ये वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है? शेख माही इज सेइंग 110% क्लियर। नुजहत निसार क्लियर, थैंक यू नुजहत। महविश थैंक यू। तनवीर क्लियर सर, क्लियर सर जी। आई एम फैसू क्लियर। आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट्स। 5 मिनट में आप मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी को कोई भी क्वेश्चन ही आर शी कैन आस्क। शाहिद गुलजार, अरीब, हबीब, रुबीना क्लियर जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। शाइस्ता फारूक, चले बेटा, क्लियर। बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया बेटा। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। और जनरली एक्सटर्नल प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ग्राफिकली भी मैंने समझाया, वेपर प्रेशर लिक्विड का उस पॉइंट एक्स पे आप देख रहे हो बेटा बराबर निकल रहा है, और उस पॉइंट एक्स पे आप टेम्परेचर जो आएगा ना वो टेम्परेचर कॉरस्पॉन्ड करेगा टू द बॉइलिंग पॉइंट। मीर, महक, शाइस्ता, शाहिद गुलजार, दानिश, आई एम क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। कोई क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चन, आई लव क्वेश्चंस। आई एम फैसू इज राइटिंग MOMSW, मॉम्सवेयर क्लियर है। चलिए सर प्लीज DPP सेंड करिए। ठीक है बेटा, आई विल बी सेंडिंग यू द DPPs, और कुछ हेनरीज लॉ पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी मैं भेजता हूं। हेनरीज लॉ पे बेटा कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपके ग्रुप में डालता हूं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। जुनैद मुश्ताक इज सेइंग व्हेन विल कोचिंग सेंटर्स ओपन। ठीक है बेटा, वी होप जल्दी ही ओपन हो जाएंगे, और अच्छी वी आर गेटिंग सम गुड न्यूज।
सर पुलवामा वालों ने क्लास दिया ही नहीं, नेट वहां बंद है। देखिएगा बेटा, पुलवामा वालों के लिए हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को बेटा मैं चैनल पे डालता हूं। आप मेरी चैनल का नाम भी लिख सकते हो, उमर सर विल राइट द नेम ऑफ द चैनल SJ सर केमिस्ट्री। डू सब्सक्राइब दैट SJ सर केमिस्ट्री। यूट्यूब पे बेटा एक चैनल है, इसमें ये लेक्चर्स बेटा आपको मिलेंगे, SJ सर केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, जो भी किसी को भी कोई भी मतलब लेक्चर छूटा होगा वो वहां देख सकता है। ठीक है, डू कन्वे योर बैचमेट्स एज वेल। just give me 2 minutes sir, just 2 minutes। शाहिद गुलजार इज सेइंग थैंक्स सर। समझ आ गया ना बेटा सबको? वो जो मैंने क्लासेस क्लैपरॉन इक्वेशन दिखाई, जरा उसको थोड़ा सा आप घर में ट्राई कर लेना। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा स्वैग ऐड करने के लिए मैंने वो वहां पे दिखाया, अदरवाइज नो नीड। लेकिन लॉजिकली आपको समझना भी था, हाउ डज इट इंक्रीजेस। लॉजिकली आपने समझ के रखा था, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में मैंने समझाया हाउ इज इट एक्चुअली हैपनिंग। ठीक है, do ask your friends that this lecture will be available on SJ Sir Chemistry YouTube पे, and make sure that you will subscribe that channel as well। Okay, Allah Hafiz to each and every one of you। उम्मीद है आप सब अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे और हमें भी पढ़ने देंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ, खेल कूद भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। होप दैट अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। डू गो फॉर एक्सरसाइज एंड जो भी गेम आउटडोर गेम आपको पसंद है। ठीक है बेटा, चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।